हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जामट्री। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत है। आज से हम लोग फिर एक केमिस्ट्री के फुल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। यह केमिस्ट्री एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस और बिहार के जो भी एसएससी, एसओ, बीएसओ, दरोगा, पुलिस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रामबाण है। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग पदार्थ और उसके संघटक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सिर्फ यही आज टॉपिक और यही चैप्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं। आदित्य रंजन सर का बुक है, आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत लाजवाब सुंदर बुक है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने पहले भी बता रखा है, तमाम जो टेलीग्राम्स में स्टडी रिलेटेड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुपों में। चलेंगे हम लोग पदार्थ और उसके संघटक, केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। बस 15 मिनट का वीडियो है, बहुत ही टॉपिक अच्छा है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, 1 मार्क्स। चलिए तो पहला हम लोग को क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। इसको थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि पदार्थ की अवस्थाओं में क्या हुआ क्वेश्चंस हैं। देखिए पदार्थ और उनकी अवस्थाएं क्या होती है। पदार्थ जैसे 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जैसे 5 प्रकार में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस में। चलिए क्वेश्चन क्या है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है। तो बिल्कुल पदार्थ कहलाता है। जो भी कोई वस्तु है वह स्थान घेरेगा तो वो क्या कहलाएगा सर, तो वह पदार्थ कहलाएगा, वह पदार्थ कहलाता है। वायु, जल और गैस पदार्थ के 3 हैं। ठीक, जैसे ये सब क्या है, वायु है, जल, गैस, ये पदार्थ है। गण भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, तो 3। अगर भौतिक वर्गीकरण कीजिएगा तो उसमें 3 अवस्था मैंने शुरू में बताया है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर अगर बोलिएगा तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, शुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण होता है। 2 अवस्थाएं होती है रासायनिक वर्गीकरण से। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये समांगी और विषमांगी 2 प्रकार के। मिश्रण 2 प्रकार से होते हैं, ध्यान रखिएगा। मिश्रण 2, समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ को किस में विभाजित किया जाता है। शुद्ध पदार्थ को आप तत्व और यौगिक में विभाजित करिएगा। शुद्ध पदार्थ को किस में विभाजित कीजिएगा, तो तत्व और यौगिक में आप उसको विभाजित कर सकते हैं। अगला है, तत्वों को किस में विभाजित किया जाता है। अब शुद्ध पदार्थ के 2 भागों में बांटते हैं, तत्व यौगिक में। और फिर तत्वों को किस में विभाजित कीजिएगा, तो धात्विक, अधात्विक और उपधातु में 3 भागों में बांटते हैं इसको, तत्व को। धातु, अधातु और उपधातु, आपको मालूम ही होगा। अगला प्रश्न क्या है, यौगिक को किन 2 भागों में विभाजित कीजिएगा। यौगिक जो है उसको भी 2 भागों में बांटा, हम लोग पढ़ते भी हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 2 भागों में बांटा गया है यौगिकों को, कार्बनिक यौगिक में और अकार्बनिक यौगिकों में। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जो निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगने पर संकुचित नहीं होती है। तो उसको ठोस कहते हैं। बल लगाइएगा ना तो संकुचित नहीं होगा, निश्चित आकार भी होगा, निश्चित आयतन भी ले रखता है, ठोस अवस्था उसको बोलते हैं। अगला है, पदार्थ का वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो द्रव, बिल्कुल मालूम चल जाता है। द्रव अवस्था में उसका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार नहीं, इधर उधर आकार बदलते रहेगा, जिसमें डाल दीजिएगा वैसा आकार द्रव ले लेती है। अगला है, पदार्थ की कौन सी अवस्था न तो निश्चित आयतन होती है और न ही निश्चित आकार होता है। गैस का, उनमें कोई आयतन भी निश्चित नहीं है और आकार भी निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न, पदार्थ की अवस्था को कौन सी अवस्था है जिसको चौथी अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था क्या होती है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, 4th स्टेज है पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनिक गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होता है। तो यह प्लाज्मा अवस्था में ही अति ऊर्जावान भी होता है और उत्तेजित कण भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है। बहुत अधिक तापमान पर आप पदार्थ को गर्म करिएगा तो प्लाज्मा आपको प्राप्त होगा। प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है। तो प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है। तो CFL ट्यूब में, देखिए यही है, ध्यान रखिएगा। जो प्लाज्मा की उपस्थिति क्या, CFL ट्यूब देखते हैं, बल्ब जो ट्यूब लंबा वाली गर्म लगी होती है उसी में वह पैदा होती है। CFL ट्यूब जो है उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहते हैं। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था जो है, संघनन अवस्था है, ये 5वीं है। चौथा प्लाज्मा है, 3 को तो पहले मालूम है। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज तो सत्येंद्रनाथ बोस किया था। बहुत ही वेवी है क्वेश्चन, मोस्ट वेवी है।
पांचवी अवस्था का खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में किया था। ये पांचवी जो अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंडेंस है, वो सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था 1920 में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस एनर्जाइज अवस्था कैसी होती है। अब बोस एनर्जाइज जो अवस्था है वो कैसी है, बिल्कुल वह अवस्था की बात जब कर दिया गया है कि कभी 1920, यह अत्यंत कम घनत्व वाली गैस का शीतलन बिंदु होती है, जिसको सुपर कूलिंग द्वारा कहा इसको, ठीक है, अति शीतलन सुपर कूलिंग जो होता है। तो कैसी अवस्था होती है, अत्यंत कम घनत्व वाली गैस होती है। अब ठोस के बालिकियों अवस्थाओं को 3-5 भाग में, तो अब हम ठोस अवस्था को देखेंगे। अब ठोस का देखिए, यहाँ से हम लोग ठोस को बारे में देखते हैं। ठोस का गलनांक क्या है, यहाँ देख सकते हैं नोटेड में। ठोस का क्या है ये सर, ये आपका गलनांक है। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई ठोस सामान्य दबाव में ऊष्मा अवशोषित करके तरल बन जाता है, क्या कहलाता है, तो उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहेंगे, उस ठोस का गलनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि शुद्ध ठोस में अशुद्धियाँ मिला दी जाए, अगर शुद्ध ठोस है उसमें अब अशुद्धि मिला दी जाए तो ठोस का गलनांक कम हो जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, गलनांक घटता है, बिल्कुल सही है। अशुद्धि मिलाइएगा ठोस में तो गलनांक घट जाएगा। अगला है, किसी शुद्ध ठोस में अशुद्धि मिलाने पर उसका पिघलना कम क्यों हो जाता है, क्योंकि अशुद्धि ठोसों को जालीदार संरचनाओं को कमज़ोर कर देती है, जिसके कारण ठोस पदार्थ कम स्थिर हो जाता है और अपने मूल गलनांक से पहले ही बेचारा पिघल जाता है। बिल्कुल पहले ही पिघल जाता है। अब देखिए ठोस का तो वहाँ गलना था। अब ठोस पर दाब का प्रभाव देखिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। सबको मालूम है दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, ये तो सबको मालूम है। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। अगला भी देख सकते हैं यहाँ पे, सतह के लंबवत किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल दाब बराबर क्या, तो बल बट्टा क्षेत्रफल, पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही है फॉर्मूला। और दाब कैसा है, मात्र क्या, दाब कैसे होता है, पास्कल, लेकिन दाब बराबर हम क्या बताते हैं, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का होता है न्यूटन, ये देखिए, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये भी कीजिए या पास्कल कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है PA, तो ये दोनों मात्रक दाब का हो जाएगा। चलिए, किसी ठोस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ठोस पर दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ठोस पर लगाइएगा जो दाब, तो ठोस का दाब कहेंगे। जैसे चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है और धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला है, भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि दाब का प्रभाव कम करने के लिए ही चौड़े टायर को चौड़े बनाया जाता है। गलनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, गलनांक पर दबाव का प्रभाव क्या पड़ता है, दाब के बढ़ने से गलनांक क्या होता है, घटता है। दाब के बढ़ने से गलनांक क्या होगा भाई, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बर्फ के 2 टुकड़ों को एक साथ दबाइएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर भी गलनांक घटता है, बिल्कुल सही है, चिपक जाएगा। इसीलिए पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है, क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है और दाब अधिक होने पर गलनांक घटेगा, बात खत्म। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन में वृद्धि होती है और दाब में क्या होता है, उसका गलनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। अब कुछ के होते हैं आयतन वृद्धि होगा तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाएगा। जैसे मोम, घी, डालडा, नारियल तेल, ये सब क्या है, जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होगा उस दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक में बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म करने पर गर्म करने पर आयतन में बढ़ाव होता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम जाता है। कुछ ऐसे हैं जैसे ढलवा लोहा, बिस्मथ और बर्फ़, ठीक है। तो बहता हुआ जो हिमखंड ऊपर से ना नीचे से पिघलता है, वही कारण है, नीचे की तरफ अधिक दाब होने के कारण वहाँ से पिघलता है। अब आइए द्रव पॉइंट पर हम लोग आते हैं। कहाँ पाएँ, द्रव पर। बेचारे द्रव जी किधर हैं, आ जाइए द्रव जी। द्रव का क्वथनांक देख लीजिए, क्या है द्रव का क्वथनांक। द्रव का क्वथनांक वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ समान वायुमंडल के तहत वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस तरल का द्रव कहते हैं। किसी तरल के क्वथनांक का अशुद्धियों का क्या प्रभाव होगा, तो अशुद्धि तरल पदार्थ के उबलने के दौरान वाष्पीकरण उपलब्धि पानी के अणुओं में कम कर देती है।
जब हम किसी तरल पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं तो उस तरल पदार्थ का क्या होता है, क्वथनांक भी कमता है, क्वथनांक भी कम जाता है। पहाड़ों पर खाना पकाने कठिन होता है क्योंकि आप वहाँ वायु दाब कमिएगा तो क्वथनांक भी क्या होता है, कम जाता है, पहले उबलने लगता है। द्रव का हिमांक देख लीजिए, वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ उष्मा ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उस तरल का द्रव कहलाता है। द्रव तो कहला ही जाएगा। और इसको भी देख लीजिए, द्रव का वाष्पीकरण किसी तरल पदार्थ के उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया उस तरल पदार्थ का वाष्पीकरण कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। किसी तरल पदार्थ के वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो पदार्थ के तरल की प्रकृति, तापमान और सतह क्षेत्र, ये क्या करते हैं, वो प्रभावित करेंगे। तापमान और सतह क्षेत्र बढ़ने के तरल पदार्थ की वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट। यदि किसी दिए गए तापमान पर तरल पदार्थ के साथ संतुलन में उस तरल पदार्थ की वाष्प द्वारा लगाए गए दबाव को क्या कहिएगा, तो उस तरल का वाष्प दाब कहिएगा। किसी तरल पदार्थ का वाष्प दबाव किस पर निर्भर करेगा, तो प्रकृति और तापमान दोनों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बढ़ता है, बिल्कुल। प्रेशर कुकर के अंदर वाष्प का दाब अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तरल पदार्थ में बदलने के बिना ठोस के सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन, अब ठोस से गैस सीधे बदल दीजिए तो ऊर्ध्वपातन कहला जाएगा। और गैस के तरल में बदलने पर बिना ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। तो गैस का तरल में बदलने बिना सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण जमाव कहलाता है। द्रवों में दाब, आप देखिए द्रवों में दाब का देख लीजिए। द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान गति से वृद्धि करते हैं, जिसकी वजह से किसी बिंदु पर द्रव का दबाव भी सभी दिशाओं में समान लगता है। द्रव का दाब पर किन कारकों पर निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व पर, द्रव की ऊंचाई पर और गुरुत्वाकर्षण जी पर, तीनों पर करता है। बिल्कुल ठीक। यदि द्रव को स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव में दाब पीजीएच प्लस वायुमंडलीय दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब की गणना क्या करिएगा, द्रव में दाब पीजीएच प्लस वायुमंडलीय दाब। एच द्रव की सतह से उच्च बिंदु की गहराई, और रो बाई डी जो है द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करेगा, ये ठीक है, बिल्कुल। और जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है, गहराई बढ़ने पर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। एक ही गहराई पर द्रव का दाब क्या होगा, द्रव में चारों दिशाओं में समान होगा। किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर क्या होता है, दाब समान होगा, बिल्कुल से द्रव में समान होता है। द्रव पात्र में द्रव सिर्फ उनकी ऊर्ध्वाधर गहराई एच पर निर्भर करती है, ये भी सही है, न कि नली के आकार की चौड़ाई पर, ये भी सत्य। समान गहराई वाले द्रव का दाब क्या होगा, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और अधिक घनत्व वाले द्रव के दाब अधिक होते हैं, तो ये भी सही है। क्वथनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, ये भी करेक्ट है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने पर क्या होता है, सभी द्रवों का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर द्रवों के क्वथनांक बढ़ेंगे। किसी वस्तु पर किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं, पल्लवन कहेंगे। किसी वस्तु के द्रव में तैराइए, पल्लवन कहलाता है। पल्लवन निर्भर किस पर करता है, तो वस्तु के भार या उत्क्षेप पर निर्भर करता है। पल्लवन वस्तु के भार और उत्क्षेप पर निर्भर करता है। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। भार तथा उत्क्षेप प्रनोद एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब आ जाइए गैस, ठीक है। गैस प्रथम सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस की बात होगा तो H2 हाइड्रोजन। दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम He। हाइड्रोजन को और कौन से गैस कहा गया है, तो अस्थायी गैस। हाइड्रोजन को अस्थायी गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे अधिक ज्वलनशील है। हवाई जहाज़ के टायरों में आप हीलियम गैस भरिएगा, हवाई जहाज़ के टायरों में आप हीलियम गैस को भरा जाएगा। और गुब्बारों में हम क्या भरेंगे, तो हीलियम गैस। गुब्बारों में भी हीलियम गैस, टायरों में हीलियम गैस। अस्पतालों में जो कृत्रिम श्वास के लिए हम ऑक्सीजन प्लस हीलियम ले जाते हैं, कृत्रिम जो श्वास चलता है तरल अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण है अस्पताल वाला में, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है, ये बिल्कुल बेबिया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। समुद्र में कम गहराई जाने पर किसी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। अब वो समुद्र में जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का वहाँ मिश्रण होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का वहाँ पे मिश्रण होता है समुद्र की गहराई पर जाने पर, कम गहराई जाने वाले पर। और समुद्र के गहराई में जाने वाले किस गैस का उपयोग करेंगे, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। देखिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन कम गहराई पर जाने वाला, और अधिक गहराई जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम ले जाइएगा, ठीक है।
फुटबॉल में कौन सी गैस भरिएगा? था नाइट्रोजन और हीलियम दोनों भरिएगा फुटबॉल में। यदि दो गुब्बारों को समान मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अणु भरे जाए तो उनमें से एक साथ छेद किया जाए तो कौन सा गैस पहले? तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पहले संपीड़ित होगा, हाइड्रोजन गैस वाला पहले संपीड़ित हो जाएगा। सही है। हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस से हल्का होने पर भी गुब्बारे में क्यों नहीं भरी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे ज्वलनशील होती है। बिल्कुल सही है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक यौगिक बनाती है। N2O और O2 प्रतिक्रिया करते हैं और मिश्रण बनाते हैं तो यह एक सिंथेटिक निश्चेतक बनता है जिसे हम एनेस्थीसिया भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। NO2 और O2 का मिलाद एनेस्थीसिया हो जाता है, बेहोश करे वाला। ओजोन गैस किस तत्व का? तो ऑक्सीजन का एक रूप है। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए हम डॉप्सन इकाई का प्रयोग करिएगा। ठीक बात। और कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है? तो ओजोन परत O3 ही जो है। और ओजोन परत का क्षय किसके कारण होगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के गैस के कारण से हो रहा है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर और AC में यही गैस निकलती है। हंसाने वाली गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन मिला दीजिए, एनेस्थीसिया हो जाएगा, बेहोशी वाली। फ्रियोन गैस का दूसरा नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC होता है फ्रियोन को। और CFC का उपयोग जो होते हैं एरोसोल प्रणोदक, रेफ्रिजरेटर और वायु शीतलक में भी हम CFC का प्रयोग करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त गैस कौन सी जहरीली थी? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त गैस जो जहरीली गैस थी लेविसाइड था। अश्रु गैस को हम क्लोरोपिक्रोन कहते हैं। CCl3N2O अश्रु गैस, क्लोरोपिक्रीन। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो जन्म SO2 और NO2। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी थे। किस प्रक्रिया के घनत्व में अंतर होने के कारण एक गैस दूसरी गैस से मिल जाती है? तो अंतर होने तो विसरण प्रक्रिया होता है, एक दूसरे में मिल जाती है। और किस में वृद्धि के साथ गैसों का प्रसार गुणों में वृद्धि होती है? तो तापमान में, तापमान के हिसाब से ये काम कर दिया जाता है। गर्म भोजन को सुगंधित करने के कारण पूरे कमरे में फैल जाती है सुगंध, तो यह विसरण के कारण। अब जो गैस होती है ना, गर्म भोजन को सुगंध वाला जो होता है, तो विसरण के कारण पूरे गैस में पूरे रूम में फैल जाता है, तो गमक आने लगती है। इत्र की शीशी से खुशबू का फैलना, ये भी विसरण के कारण है। बिल्कुल ठीक है। और मल का दुर्गंध नामक पहुंचना विसरण के कारण। और किसी गैस किस परिस्थिति में संघनित होता है? तो उच्च दबाव और निम्न तापमान की स्थिति में। निम्न तापमान उच्च दबाव के कारण संघनित हो जाएगा। ठीक है। गैसों का विसरण कह दीजिएगा। तो किसी भी गैस के अणु में स्वतः स्वतंत्र मिश्रण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विसरण कह दीजिएगा। इकाई समय में फैलने वाली गैस की मात्रा होता है गैसों के मिश्रण का दर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इस नियम के अनुसार समान तापमान दबाव गैसों के HR की दर उन घनत्व D गैसों की मोलरता M और वर्गमूल के व्युत्क्रम पर ग्राहम का नियम है। ध्यान रखिएगा, ग्राहम का नियम। और यह नियम जो कहता है क्या कहेगा? R1/R2 D2/D1 होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भी है ग्राहम का नियम। गैसों पर दबाव का प्रभाव। ठोस और तरल पदार्थों की तुलना गैस अत्यधिक संपीड़ित होता है, ये बात सही है। उदाहरण के खाना पकाने और परिवहन के समय बड़ी मात्रा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, LPG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG को ही छोटे सिलेंडर में भरा जाता है और आसानी से ले जाया जा सकता है। और गैसों पर दबाव बढ़ने और तापमान कम करने पर गैस द्रवीकृत की जाते हैं। अब दबाव बढ़ाइएगा, तापमान कम रहेगा तो द्रवीभूत हो जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, वायुमंडल में दबाव कम होने पर तरल पदार्थ में आए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। एवोगाड्रो का नियम भी देख लीजिए। एवोगाड्रो का नियम, इस नियम के अनुसार समान तापमान दबाव NTP पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो एवोगाड्रो का नियम यह कहलाता है। और STP और NTP पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन क्या है? तो 22.4 लीटर। 22.4 लीटर NTP और STP किसी भी गैस के एक मोल का आयतन अणुओं की संख्या का 6.22 × 10⁻23 के बराबर होता है। ये ठीक है। डाल्टन का आंशिक जो नियम है वो बता रहे हैं। अक्रिय गैस के अलावा जल अन्य गैसों के मिश्रण में दाब उत्पन्न होते हैं, जिसे हम डाल्टन का आंशिक दाब नियम भी कहते हैं। आंशिक दाब इस नियम के अनुसार है गैसों के मिश्रण के कुल दबाव मिश्रण में मौजूद सभी गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। सो पूछ दिया है।
आंशिक योग के हुए बराबर होता है, इसी को हम आंशिक दाब नियम कहेंगे। डाल्टन का आंशिक दाब नियम यही है। डाल्टन का आंशिक दाब नियम पहली बार किस गैस पर लागू हुआ था? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 माने भाप अंगार गैस पर हुआ था लागू। गैसीय मिश्रण सभी गैसों के आंशिक दाबों के कुल योग के बराबर होता है, ये बात है। बॉयल्स का नियम इस नियम के अनुसार एक निश्चित तापमान पर गैसों के एक मात्रा में गैस के दाब गैसों के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल्स का नियम जो होता है ना, ये क्या होता है? भी समानुपाती पी हो जाएगा, बॉयल्स का नियम कहलाता है। तो निश्चित तापमान, यहाँ तापमान हट जाएगा, गैस की मात्रा में दाब गैस भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैस की दी गई मात्रा आयतन उसके दाब का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बॉयल्स का नियम स्थिर तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा के आयतन के दबाव के गुणनफल के स्थिरांक है। तो बॉयल्स का ही नियम। किसी नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस के एक निश्चित दाब का व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। तो बॉयल्स का नियम ही है भी समानुपाती 1/p। व्युत्क्रमानुपाती पूछा गया है ना, हाँ। तो V1 P1 और V2 P2 ये फार्मूला में बन जाएगा। चार्ल्स का नियम ही देख लीजिए। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, अब यहाँ अचर हो जाएगा, स्थिर दाब पर किसी गैस के आयतन निरपेक्ष तापमान के समानुपाती है। तो टी भी समानुपाती होता है T, V1/V2 T2/T2। ये आपका नियतांक यहाँ क्या हो जाएगा? किसी भी गैस के आयतन शून्य हो सकता है 0 केल्विन -273 डिग्री सी। किस तापमान पर गैस के अणु गति को रोकते हैं? तो 0 केल्विन पर या फिर रोक देते हैं। ले सुक्सेंक्स का लुसेक का नियम, लुसेक। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित दाब उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होगा। तो गे लुकेंस नियम कहलाता है। P1/P2 और T1/T2। इसमें याद रखिएगा P समानुपाती T होता है। किसका? तो गे लुसेक नियम में। आदर्श गैस की बात करेगा तो वह गैस जो हर तापमान और दाब पर गैस नियम का पालन करेगा। PV = NAT, यही है। गैसों का निरपेक्ष तापमान हो जाता है, P गैसों का निरपेक्ष दाब है, V आयतन हो जाएगा, N मोलों की संख्या और P सार्वत्रिक और T तापमान। वह गैस जिसके अणु के आकर्षण बल शून्य होते हैं और स्थान घेरते हैं आदर्श गैस कहलाएंगे। और कौन सी गैस एक अल्पकालीन अवधारणा है जो व्यवहार में संभव है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। और किस गैस में एक बड़ी संख्या में समान अणु पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन में ही। और एक आदर्श गैस के द्वारा व्यक्त आयतन की तुलना में उनके अणुओं के व्यक्त आयतन की क्या होता है? नगण्य होता है। तो क्या हो जाएगा? नगण्य ही होगा। एक आदर्श गैस के अणु किस नियम का पालन करते हैं? तो ये न्यूटन के गति के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि वे यादृच्छिक गति करते हैं। आदर्श गैस का नियम न्यूटन की गति के नियम। किस गैस के अणु केवल टकराव के कारण समय से बल अनुभव करते हैं? तो आदर्श गैस के अणु हैं, टकराव के कारण ये करते हैं। और किस गैस के अणु टकराने में नगण्य समय लगाता है? तो आदर्श गैस का ही। और आदर्श गैस को ठोस तरल अवस्था में क्यों नहीं बदला जा सकता है? क्योंकि आदर्श गैस में अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य के बराबर होता है। आदर्श गैस के अणु केवल क्या होता है? टकराव के समय ही बल का अनुभव करते हैं। आदर्श गैस के अणु टकराने में कितना समय लगाता है? टकराव में नगण्य समय लगाता है। आदर्श गैस अणु के बीच शून्य आकर्षण आधार पर आदर्श गैसों के किन गैसों के करीब माना गया? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन का स्थायी गैस क्यों माना गया है? क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण बहुत जटिल है। बिल्कुल, ये बहुत जटिल है। कुछ मापदंड को देख लेते हैं। पदार्थों पर वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहेंगे? वायुमंडल दबाव कहते हैं। और ऋतु विज्ञान में वायुमंडल दाब को प्रायः हम 1 बार या 1 मिली बार में प्रदर्शित करते हैं। 1 बार = 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 105 पास्कल कर सकते हैं। 1 मिली में 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रेशर एक प्रकार का अदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। बिल्कुल सही है। समुद्र तक ऊपर या नीचे जाने वायुमंडल दाब में क्या होता है? वायुमंडल दाब घटता है। जैसे जब हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होता है। ऊपर बढ़िएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसके कारण तरल पदार्थों का क्वथनांक भी कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। ऊपर जाने पर क्वथनांक पहले ही उबलने लगता है बेचारा। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही उबलने लगेगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर बढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है, क्योंकि वही क्वथनांक कम जाता है, देर समय लग जाता है ज़्यादा ही। थोड़ा इधर का ही देख लेते हैं।
हाँ, ऊर्ध्वपातन सामग्री को गैर ऊर्ध्वपातन सामग्री से अलग करने की विधि का उपयोग होता है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड, कपूर ये सब होता है। ऊर्ध्वपातन आयोडीन की वाष्प का रंग कैसा होगा? तो बैगनी होगा। एक फिल्टर पेपर के माध्यम से निवलनम के पारित करके तरल के निलंबित ठोस कणों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए किस क्रिया का उपयोग करेंगे? तो निस्पंदन का करेंगे। ठोस पदार्थों के पृथक्करण और शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो क्रिस्टलीकरण का। पृथ्वी के कौन सी तकनीक में मिश्रण के घटकों के पृथक्करण उपयुक्त अवशोषक द्वारा घटकों के अवशोषित करने की दर के अंतर पर आधारित है? तो क्रोमेटोग्राफी। एक प्रकार का मिश्रण जो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है तो विलयन कहलाएगा। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है विलयन कहलाता है, जैसे नमक और चीनी। वह पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोलता है विलायक कहलाएगा, घोलने वाला विलायक। उदाहरण के लिए पानी और चीनी का घोल, पानी का विलायक। किसी विलायक को सार्वत्रिक विलायक कहेंगे तो H2 सब में मिल जाता है। ठोस पदार्थों की घुलनशीलता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ने पर पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ेगी। तापमान बढ़ने पर गैसों की घुलनशीलता में क्या होता है? कम होता है। और जब दो विलयनों में असममित दबाव होता है तो उसके क्या कहते हैं? तो आइसोटोनिक कहलाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग अगले देखेंगे पदार्थ उसके घटक से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।